ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं और जब भी आप किन्हीं दो कंपाउंड्स को मिक्स करते हो तो उनके बीच में रिएक्शन हो सकती है जिसके थ्रू आपके पास कोई नया प्रोडक्ट बन सकता है। अब अगर आप लैब के अंदर दो कंपाउंड मिक्स करते हो और आपको खुद से प्रेडिक्शन करना है कि इसका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप किन्हीं दो कंपाउंड को मिक्स करते हो तो उनके बीच में जो रिएक्शन होती है उसका मैकेनिज्म क्या होता है, उनके बीच का प्रोसेस क्या होता है। तो उस प्रोसेस को समझने के लिए, उस मैकेनिज्म को समझने के लिए आपके लिए मैं कोर्स लेकर आया हूं रिएक्शन मैकेनिज्म का, जहां से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं CSIR नेट के अंदर भी, गेट के अंदर भी और IIT जैम के अंदर भी। तो स्टार्ट करते हैं इस कोर्स को एंड दिस इज लेक्चर नंबर 1 ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 1 of reaction mechanism। और अगर बात करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए जो होने वाला है वो है रिएक्शन मैकेनिज्म, क्योंकि यहाँ से आपके पास काफी ज्यादा नए चैप्टर्स के बेस भी जनरेट हो जाते हैं। आप लोग जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हो, आप लोग किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग IIT जैम की तैयारी कर रहे हो, गेट की तैयारी कर रहे हो या फिर CSI नेट की तैयारी करो, जब भी आप लोग इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हो तो उस एक क्वेश्चन के अंदर वो 3-4 कंसेप्ट्स का यूज करता है, वो 3-4 चैप्टर्स का एक साथ यूज करता है सिर्फ एक ही क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि आपके पास जो क्वेश्चन आता है वहां पर आपके पास कंसेप्ट सारे मिक्स होकर आते हैं। वो आपका GOC को भी यूज कराता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री को भी यूज कराता है, रिएक्शन मैकेनिज्म को भी यूज कराता है, इंटरमीडिएट के बारे में आपको पता होना चाहिए, साथ में पता होना चाहिए रिएजेंट क्या होते हैं, उसकी केमिस्ट्री किस तरीके से काम करती है। तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब जाकर आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हो। हालांकि आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं वहां पर आपके पास वो 3 या 4 चैप्टर्स को मिक्स कर पूछता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा पेरिसाइक्लिक का तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए, स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, तब आप लोग सही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर पाओगे। तो रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं ऑलरेडी एक कोर्स स्टार्ट कर चुका हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का RJ अकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर, दैट इज एरो पुशिंग मैकेनिज्म 1। अब उस कोर्स के अंदर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। मैं ऑलरेडी उसके 2 या 3 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं जहां पर मैंने बिल्कुल बेसिक्स के बारे में बात किया था। मैंने बात किया था कि जो आप लोग कर्व एरो लगाते हो मैकेनिज्म के अंदर, उन कर्व एरो को लगाने के कुछ रूल्स क्या होते हैं, क्यों आपके पास रिएक्शन होती है, उन सब चीजों के बारे में मैंने वहां पर बात किया था। उसके बाद मैंने उस कोर्स को रोक दिया ताकि आपकी फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाए। फिजिकल केमिस्ट्री के हम लोग काफी सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। क्वांटम केमिस्ट्री की आपकी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी है, आपकी थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट हो चुकी है, स्टैटिस्टिकल कंप्लीट हो चुकी है, काइनेटिक्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री आपकी चल रही है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपकी चल रही है। और जैसे ही आपकी इलेक्ट्रो और न्यूक्लियर खत्म हो जाएगी, हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टार्ट करेंगे। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन मैकेनिज्म लेक्चर नंबर 1। अब इस कोर्स का सिलेबस क्या है, सिलेबस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, कितने मार्क्स की आपसे पूछ जाती है वो आपको बताऊंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा कि आखिर आप इस चैप्टर को पढ़ते क्यों हो। जब भी हम किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं आपके दिमाग में सबसे पहले ये चीज आनी चाहिए कि हम लोग इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी आखिरकार एप्लीकेशन क्या होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग नाम से समझ सकते हो, आप लोग यहाँ पर क्या करने वाले हो, किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, उस मैकेनिज्म के बारे में आप लोग यहाँ पर जानना चाहते हो। उस मैकेनिज्म को क्यों जानना चाहते हो, मान लेते हैं कि आपके पास यहाँ पर क्या है, बहुत सारे कंपाउंड्स है। आपने क्या किया, 2 कंपाउंड को आपने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद आपने देखा कि उसके पास यहाँ पर कुछ नया कंपाउंड बन गया, प्रोडक्ट के पास यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई। लेकिन अगर आप लोग खुद से कोई 2 कंपाउंड लेकर आओगे और उनको मिक्स करने से पहले अगर आपको प्रेडिक्ट करना है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर क्या होने वाली है, क्या प्रोडक्ट आपके पास बनेगा, ताकि आपके पास बहुत सारा टाइम बच जाए, जो आप बनाना चाहते हो, डिजायरेबल चीज आप बनाना चाहते हो आपके पास बना भी पाओ, तो उसके लिए आपको उस रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में जानना पड़ेगा कि आखिर किस प्रोसेस से आपके पास वो 2 कंपाउंड आपस में मिक्स करने वाले हैं और प्रोडक्ट आपके पास क्या बनने वाला है, उसका आपको एक आइडिया पता चल जाए। तो उस मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है रिएक्शन मैकेनिज्म, ताकि आप लोग खुद से अपने डिजायरेबल कंपाउंड को भी बना पाओ और कोई भी रिएक्शंस के आप लोग मैकेनिज्म को भी एक्सप्लेन कर पाओ। अब डायरेक्टली इस चैप्टर के सिलेबस को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ कुछ बेसिक बातें करना चाहता हूं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा हुआ है, दैट व्हाई रिएक्शन अकर। अगर आप लोग किसी 2 कंपाउंड को मिक्स भी कर रहे हो तो रिएक्शन आपके पास आखिर क्यों हो रही है। जब भी आप कोई भी रिएक्शन कराते हो, आप उसको कराते हो सॉल्यूशन फेज के अंदर या फिर गैस फेज के अंदर, और गैस फेज के अंदर और आपके पास लिक्विड फेज के अंदर, दोनों ही फेज के अंदर आपके पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं। अगर वो मूव कर रहे होते हैं तो वो आपस में कोलाइड भी कर सकते हैं। अगर वो कोलाइड करेंगे आपस में तो ऐसा हो सकता है, मान लीजिए आपके पास एक मॉलिक्यूल यहां पर आएगा, दूसरा मॉलिक्यूल आपके पास यहां पर हो रहा है। जब ये कोलाइड करेंगे तो आपके पास यहां पर क्या होने वाला है, कुछ एनर्जी का ट्रांसफर होने वाला है। तो एक मॉलिक्यूल आपके पास क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, इसकी एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और दूसरी एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी, धीरे हो जाएगी। यानी कि आपके पास इस तरीके से आ रहे हैं और जब ये टकराएंगे तो एक आपके पास तेज हो जाएगा और आपके पास क्या हो जाएगा, धीरे हो जाएगा। यानी कि जब एनर्जी का ट्रांसफर हुआ तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और दूसरे आपके पास क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो जिसके आपके पास होती है इंक्रीज, इसको आप लोग क्या बोलते हो कि आपका मॉलिक्यूल क्या कर गया, एक्साइट कर गया। अब इसकी एनर्जी का इंक्रीज होने का मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी आपके पास यहाँ पर H2O का मॉलिक्यूल है, आपके पास यहाँ पर क्या ऑक्सीजन का एटम है, यहाँ पर पास क्या H है, यहाँ पर पास क्या है H है। अगर इस मॉलिक्यूल की मैं एनर्जी को इंक्रीज कर दूंगा तो उससे होगा क्या, अब इस मॉलिक्यूल के पास यहाँ पर क्या होने वाले हैं, एटम्स होने वाले
हैं, मॉलिक्यूल आपके पास यहाँ पर क्या होता है, क्वांटम पार्टिकल होता है, और क्वांटम पार्टिकल्स आपके पास क्या होते हैं, वाइब्रेशन के एनर्जी लेवल्स होते हैं, रोटेशन के एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो अगर आप लोग इसकी एनर्जी को इंक्रीज करोगे तो उसके बाद इसके जो वाइब्रेशन के क्वांटम नंबर है वो इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि आपके मॉलिक्यूल के पास जो यहाँ पर बॉन्ड्स हैं या पास यहाँ पर क्या करने लग जाएंगे, वाइब्रेट करने लग जाएंगे। इसका जो रोटेशन का क्वांटम नंबर है वो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो तेज स्पीड के अंदर रोटेट भी करने लग जाएगा, यानी कि आपका मॉलिक्यूल तेज रोटेट भी करने लग जाएगा और तेज वाइब्रेट भी करने लग जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पर अपने इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखते हो तो यहाँ पास क्या होता है, एक आपके पास यहाँ पर होती है बॉन्ड लेंथ और यहाँ पास यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है। और अगर आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन एटम इस तरीके से वाइब्रेट करेगा तो इसकी लेंथ यहाँ पर क्या होता है, डिस्टोर्शन होने लग जाता है, यानी कि बॉन्ड लेंथ में चेंज आ जाता है। अगर रोटेशन हो रही है तो आपके पास उस केस के अंदर ये थीटा भी चेंज होगा, यानी कि बॉन्ड एंगल के अंदर भी डिस्टोर्शन आ जाता है। यानी कि जब आपके मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो उस केस के अंदर बॉन्ड लेंथ के अंदर और बॉन्ड एंगल के अंदर डिस्टोर्शन आ जाता है। अब अगर ये डिस्टोर्शन ज्यादा हुआ तो उस केस में क्या हो सकता है कि आपके पास यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन एटम, यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन का एटम है। अगर ये आपके पास वाइब्रेशन तेज हो रहा है तो हो भी सकता है कि आपका बॉन्ड क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। और ब्रेक होने के बाद क्या हो सकता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पर हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर, मान लेते हैं कहाँ जा रहे हैं, ऑक्सीजन के ऊपर जा रहे हैं, और हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होगा, H+ की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब ये H+ किसी और मॉलिक्यूल के साथ जाकर जुड़ सकता है, क्योंकि अभी इसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। इस फॉर्म के अंदर आपको हाइड्रोजन प्लस प्रोटॉन देखने को नहीं मिलता। ये क्या करेगा, किसी और कंपाउंड के पास चला जाएगा, क्या बन जाए, स्टेबल कंपाउंड बन जाए। तो इस तरीके से आपके पास रिएक्शन हो सकती है। अब यहाँ पर इसके एनर्जी के राइज होने पर यहाँ पर जो डिस्टोर्शन हो रहा था बॉन्ड लेंथ के अंदर और बॉन्ड एंगल के अंदर, अगर ये डिस्टोर्शन आपके पास स्मॉल होता है तो आपके पास यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। अगर ये डिस्टोर्शन स्मॉल है तो ना तो पास बॉन्ड लेंथ में ज्यादा डेविएशन होने वाला है, ना ही बॉन्ड एंगल के अंदर होने वाला है। कुछ देर तक आपके पास डेविएशन होगा और थोड़ी देर बाद मॉलिक्यूल वापस से क्या चला जाएगा, अपनी उसी एनर्जी स्टेट के अंदर चला जाएगा, यानी कि आपके पास कोई भी रिएक्शन नहीं हुई। तो बेसिक बात यह है कि आपके मॉलिक्यूल गैस फेज के अंदर और सॉल्यूशन फेज के अंदर मूव करते हैं। अगर वो मूव कर रहे हैं तो वो कोलाइड करेंगे तो एक मॉलिक्यूल हो जाएगा, एक्साइड हो जाएगा। एक्साइड मतलब क्या है, उसकी एनर्जी ज्यादा हो गई। इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड लेंथ के अंदर और बॉन्ड एंगल के अंदर क्या आ गया, डिस्टोर्शन आ गया। अगर ये डिस्टोर्शन ज्यादा होता है तो रिएक्शन हो जाएगी, अगर ये डिस्टोर्शन आपके पास कम होता है तो रिएक्शन आपके पास नहीं होगी। सिर्फ आपको ये चीजें याद रखनी है कि आखिर आपके पास रिएक्शन क्यों हो रही है। अब यहां पर मैंने आपके साथ दो बातें बोली है। पहले मैंने आपको ये बोली कि सॉल्यूशन फेज के अंदर और गैस फेज के अंदर आपके जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव कर रहे होते हैं। अगर वो मूव करेंगे तो वो कोलाइड तो करेंगे, आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल आपके पास मूव कर रहे हैं तो हो सकता है कि ए मॉलिक्यूल ऐसे मूव कर रहा हो, बी मॉलिक्यूल आपके पास ऐसे मूव कर रहा हो और ये ऐसे निकल जाए, टकराए ना, कोलिजन इनके बीच में होए ना, तो रिएक्शन आपके पास क्यों हो रही है। बेसिकली ऐसा देखा गया है कि अगर आप लोग रिएक्शंस को माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर देखोगे, आपके पास क्या होता है कि जब आपके पास यहाँ पर पार्टिकल होंगे दो, तो एक दूसरे की तरफ ही मूव कर रहे होते हैं, उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से ज्यादा तेज क्या करते हैं, मूव करते हैं और कोलाइड करते हैं, एनर्जी क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, जिसकी वजह से आपका मॉलिक्यूल क्या होता है, एक्साइड होता है। तो ये सिर्फ मूव नहीं कर रहे, ये एक दूसरे की तरफ भी मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कोलिजन होता है। तो यहां पर जनरलाइज होता है क्वेश्चन नंबर 2 कि वो एक दूसरे की तरफ मूव क्यों कर रहे होते हैं, उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में आखिर ऐसा कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होता है और कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको पढ़ना है। ये सारी बातें डिटेल के अंदर मैंने बताई थी एरोपुशी मैकेनिज्म के लेक्चर नंबर 1 के अंदर, वहां पर जाकर आप इसको दोबारा से देख सकते हो। लेकिन यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूल रिएक्ट्स बिकॉज दे मूव एंड कम क्लोजर, कोलाइड्स विद ईच अदर, इंक्रीज इन एनर्जी, डिस्टोर्शन इन बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ। और अगर ये डिस्टोर्शन आपके पास छोटा होगा, अगर ये स्मॉल होगा, आपके पास क्या होगी, नो रिएक्शन टेक प्लेस। अगर ये लार्ज होगा, पास क्या हो जाएगा, रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो यही आपके पास एक बेसिक कारण होता है कि कोई भी रिएक्शन आपके पास क्यों हो रही है। यानी कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है मॉलिक्यूल रिएक्ट्स बिकॉज दे मूव एंड कम क्लोजर, कोलाइड्स विद ईच अदर और विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। अभी कोलिजन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ भी हो सकता है। आपके पास यहां पर क्या हो रहा है, आपने किसी कंपाउंड को सॉल्वेंट के अंदर मिलाया तो उसके अंदर उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स भी होंगे और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। तो ये कोलिजन दो कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकते हैं, उस सेम कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकते हैं, और उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच के अंदर भी हो सकता है। तो कोलिजन आपके पास सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ भी हो सकता है। एंड थस मॉलिक्यूल विल एक्वायर द एनर्जी, दिस इंक्रीज एनर्जी कॉज डिस्टोर्शन इन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल। इफ द डिस्टोर्शन इज स्मॉल, नो रिएक्शन टेक प्लेस। इफ डिस्टोर्शन इज लार्ज, देन बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग विद इन द सेम मॉलिक्यूल और विद अदर मॉलिक्यूल टेक प्लेस। यानी कि आपके पास क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, दैट लीड्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अब यहां पर आपके पास राइज हुआ सेकंड क्वेश्चन, दैट व्हाट आर द फोर्सेस दैट ब्रिंग्स मॉलिक्यूल्स क्लोजर। आपके पास जो दो मॉलिक्यूल जो मूव कर रहे हैं वो एक दूसरे की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं, उनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो बेसिकली आपके पास दो टाइप के फोर्स हो सकते हैं, एक पास कैसा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो सकता है, और दूसरा आपके पास क्या हो सकता है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग वाला फोर्स भी हो सकता है कि आपके पास क्या हो रहा हो, ऑर्बिटल्स का इंटरेक्शन हो रहा हो। तो बेसिकली आपके पास यहां पर क्या होगा, दो टाइप के फोर्स होंगे। पास क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आप लोग दो चीजें बोल सकते हो, चार्ज अट्रैक्शन और चार्ज इंटरेक्शन। अब चार्ज अट्रैक्शन के बीच में और चार्ज इंटरेक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर आपके पास कंप्लीट चार्ज होगा, यानी आपके पास क्या होने वाला है, पूरा प्लस चार्ज होने वाला है, और अगर ये प्लस चार्ज किसी डाइपोल यानी कि डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा प्लस क्या करेगा, अट्रैक्शन शो करेगा, उसमें क्या बोलने वाला हूं, चार्ज अट्रैक्शन बोलने वाला हूं। यहां पर पास क्या है, कंप्लीट चार्ज, जैसे मैं क्या बोलूंगा, चार्ज अट्रैक्शन बोलूंगा। लेकिन अगर आपके पास यहां पर भी क्या है, डेल्टा प्लस डेल्टा नेगेटिव, यहां पर क्या है, डेल्टा प्लस डेल्टा नेगेटिव है, यानी कि आपके पास ऐसे दो मॉलिक्यूल आपके पास क्या हो रहा है, डाइपोल जनरेट हो रहा है।
है। तो अगर आपके पास यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव के बीच में कोई इंटरेक्शन होता है तो मैं क्या बोलता हूँ, चार्ज इंटरेक्शन बोलता हूँ। तो बेसिकली चार्ज इंटरेक्शन के अंदर कंप्लीट चार्ज नहीं होता और चार्ज अट्रैक्शन के अंदर आपके पास क्या होता है, कंप्लीट चार्ज होता है। और जब भी आपके पास कंप्लीट चार्ज होता है तो उस टाइप के रिएक्शन को आप लोग क्या बोलते हो, इनऑर्गेनिक स्टाइल ऑफ रिएक्शन बोलते हो। उसको मैं आगे जाकर नोट्स में लिखा भी हुआ है, तो वहां से आप लोग अपने नोट्स भी बना सकते हो। और सेकंड फैक्टर आपके पास यहाँ पर क्या काम कर रहा होता है, ऑर्बिटल इंटरेक्शन कर रहा होता है। आपके पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं, आपके पास जो एटम है, यहाँ पर आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल भी होंगे, आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होंगे, आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल भी होंगे। तो उनके बीच में आपके पास इंटरेक्शन क्या हो रहा है, उस इंटरेक्शन को भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। और बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास यही है, यानी कि आपके पास जितनी भी रिएक्शन हो रही है उसके अंदर जो सबसे ज्यादा मेजर फैक्टर होता है आपके पास क्या होता है, ऑर्बिटल इंटरेक्शन ही होता है। और इसी को आपको आगे जाकर डिटेल के अंदर पढ़ना है कि किस ऑर्बिटल का इंटरेक्शन किसके साथ स्ट्रॉन्ग होता है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन से दो ऑर्बिटल्स आपस में पास आएंगे, यानी कि किस साइड से आपके पास रिएक्शन हो रही है। ऑक्सीजन का ऑर्बिटल आने वाला है, नाइट्रोजन का ऑर्बिटल आने वाला है, किस बॉन्ड का ऑर्बिटल आने वाला है, ताकि आपको ये पता चल जाए, आप लोग वहां से मैकेनिज्म को ड्रॉ कर सको कि आपके पास रिएक्शन किस बॉन्ड के थ्रू हो रही है, फिर आपके पास किसी लोन पेयर के थ्रू हो रही है। वो सब आपको कहां पर चलता है, ऑर्बिटल इंटरेक्शन के अंदर पता चलता है। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर क्या है, दो टाइप के फैक्टर्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन और ऑर्बिटल इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पर क्या आ जाएगा, चार्ज अट्रैक्शन भी आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, चार्ज इंटरेक्शन भी आ जाएगा। अट्रैक्शन मतलब आपके पास यहाँ पर क्या है, कंप्लीट पॉजिटिव मिलने वाला है, फिर आपके पास क्या मिलने वाला है, कंप्लीट नेगेटिव मिलने वाला है। एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, RCl प्लस का NaI गिव्स Ri प्लस का NaCl। यहाँ पर आपने ऐड क्या किया है, सोडियम आयोडाइड को आपने यहाँ पर ऐड किया है और आपके पास क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड होता है। अगर आप लोग आयनिक कंपाउंड को डालोगे सोल्यूशन में, क्या हो जाएगा, वो आयंस के अंदर ब्रेक हो जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर Na प्लस देखने को मिलेगा, I नेगेटिव देखने को मिलेगा, आपको कंप्लीट नेगेटिव देखने को मिलेगा और कंप्लीट पॉजिटिव देखने को मिलेगा। और ये I नेगेटिव कहां पर अटैक करने वाला है, RCl के R डेल्टा पॉजिटिव के ऊपर अटैक करने वाला है। आपके पास क्या मिल जाएगा, Ri की फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर कंप्लीट चार्ज मूव कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, इसको चार्ज अट्रैक्शन बोलूंगा। इस टाइप की रिएक्शन को मैं क्या बोलता हूँ, इनऑर्गेनिक स्टाइल की रिएक्शन बोलता हूँ। इसको आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ज्यादा नहीं पढ़ने वाले। सेकंड यहाँ पर टाइप हो सकता है चार्ज इंटरेक्शन। यहाँ पर आपके पास क्या होने वाला है, कंप्लीट चार्ज नहीं होगा, लेकिन आपके पास यहाँ पर डाइपोल हो सकता है। बेसिकली आपके पास यहाँ पर कोई कार्बोनिक कंपाउंड होता है, क्या ड्रॉ करते हो, इस पे ड्रॉ करते हो, डेल्टा प्लस यहाँ पर क्या ड्रॉ करते हो, डेल्टा नेगेटिव ड्रॉ करते हो। अगर मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा अमोनिया के पास में, यहाँ पर क्या लोन पेयर है, तो लोन पेयर आपके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सिस्टम से मैं क्या बोलने वाला हूँ, न्यूक्लियोफाइल बोलने वाला हूँ। यहाँ पर पास क्या है, डेल्टा प्लस को मैं क्या बोल दूंगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बोल दूंगा। तो यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इंटरेक्शन को मैं क्या बोलने वाला हूँ, चार्ज इंटरेक्शन बोलने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ मैंने, ऑर्बिटल इंटरेक्शन लिखा हुआ है। और जब भी आप लोग किसी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करते हो तो आप लोग 99% केस के अंदर उसको ऑर्बिटल इंटरेक्शन के बेसिस के ऊपर ही करते हो, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर यहाँ पर है वो आपके पास क्या है, ऑर्बिटल इंटरेक्शन ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को आप लोग ज्यादा नहीं पढ़ते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ज्यादा आप लोग इसको पढ़ते हो, ऑर्बिटल इंटरेक्शन को पढ़ते हो। लेकिन इस रिएक्शन के अंदर क्या एक्सप्लेन किया, आपने एक्सप्लेन किया चार्ज इंटरेक्शन से, और बेसिकली इसी टाइप से होती है, क्योंकि ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को अपोज नहीं करते बल्कि एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। अब ये ऑर्बिटल इंटरेक्शन बेसिकली है क्या, अगर आपके पास यहाँ पर कोई रिएक्शन होगी, मान लो मॉलिक्यूल आपके पास क्या है, CH2 मॉलिक्यूल, यहाँ पास क्या है, CH2 मॉलिक्यूल, आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, इथाइलिन आपके पास यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल है। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा Br2 के साथ, यानी कि Br बेस में रिएक्शन कराऊंगा, तो आपको पता है कि रिएक्शन यहाँ पर होते हैं, क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्या जुड़ Br जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा, बस Br जुड़ जाएगा। तो रिएक्शन के बीच में होती है, आपको ये पता है। लेकिन यहाँ पर ना तो आपके पास कोई डेल्टा प्लस है, ना ही आपके पास कोई डेल्टा नेगेटिव है, ना ही आपके पास यहाँ पर कोई कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, ना आपके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो आप लोग इसको किससे एक्सप्लेन करोगे, ना तो आप लोग उसको इससे कर सकते हो, ना ही आप लोग उसको इससे कर सकते हो। यहाँ पर पास क्या आ गया, ऑर्बिटल इंटरेक्शन आ गया। और यहाँ पर लोग क्या देखते हो कि आपके पास यहाँ पर पाई बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां पर जाने वाला है, पास इस Br के सिग्मा स्टार के अंदर जाने वाले हैं। Br के सिंगल बॉन्ड सिग्मा स्टार ऑर्बिटल के अंदर जाने वाले हैं। अब ये सिग्मा स्टार कहां से आ गया, पाई ऑर्बिटल कहां से आ गया, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आने वाला है। और ऑर्बिटल इंटरेक्शन के बेस के ऊपर ही आप लोग पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हो। ये चीजें क्या होती है, इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है एरो पुशिंग मैकेनिज्म के कोर्स 1 के अंदर। और यहाँ पर जो मैं एरो को ड्रॉ करता हूँ कि आपके पास जो एरो यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, इस एरो बनाने के रूल्स क्या होते हैं उसको भी मैंने वहां पर डिस्कस किया हुआ है। तो प्लीज आप लोग उन रूल्स को जरूर देख लो, मैं यहाँ पर उसको रिपीट नहीं करूंगा, वहां पर जाकर आप लोग रूल्स देख लो कि किस तरीके से मैं यहाँ पर इस कर्व एरो को ड्रॉ करने वाला हूं। अब बात करते हैं कि आखिर ऑर्बिटल इंटरेक्शन है क्या और कैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया कि पाई कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड से आपके पास सिग्मा स्टार, यानी कि सिग्मा स्टार के एंटी बॉन्डिंग के आपके पास क्या जाने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं। तो उससे सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्या कर लो, आप लोग सबसे पहले इस कैनोनिकल ऑर्बिटल्स के डायग्राम को यहाँ पर याद कर लो, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। मैंने इसको किस तरीके से बनाया हुआ है, कैसे आप लोग उसको याद कर सकते हो, मैंने कुछ नहीं किया हुआ है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्मा, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, सिग्मा का स्टार लिख दिया। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, पाई, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, पाई का स्टार लिख दिया। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, एन, यहाँ मैंने क्या लिख दिया, पी लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है, पी का मतलब पास यहाँ पर क्या होता है, पी ऑर्बिटल होता है। पाई स्टार मतलब आपके पास यहाँ पर क्या है कि पाई बॉन्ड के कोरस्पोंडिंग पास यहाँ पर क्या होने वाला है, एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, उसमें क्या बोलने वाला हूँ, पाई स्टार बोलने वाला हूँ। सिग्मा स्टार आपके पास क्या है, जो आपके पास यहाँ पर सिग्मा ऑर्बिटल, यानी कि आपके पास जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा सिंगल बॉन्ड का, उसके कोरस्पोंडिंग पास क्या होने वाला है, एक एंटी बॉन्डिंग
बॉन्डिंग ऑर्बिटल होने वाला है। आप लोग इस बात को ध्यान रखो कि जब भी आपके पास किसी दो एटम के बीच में बॉन्ड बनता है तो आपके पास वहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी ऑर्बिटल के अंदर होंगे। जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे मैं क्या बोलता हूं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलता हूं। और हर एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होता है, हमेशा खाली होता है, और बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होता है, हमेशा भरा हुआ होता है। इस चीज को आप लोग दिमाग में बैठा लो कि जब भी आपके पास कोई भी बॉन्ड होगा उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जिस ऑर्बिटल के अंदर होंगे उसे मैं क्या बोलता हूं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलता हूं। जिसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या होने वाला है, एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होने वाला है। यानी कि अगर आपके पास यहां पर एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पर पास क्या है, एक आपके पास यहां पर सिग्मा बॉन्ड है, यहां पर पास क्या है, पाई बॉन्ड है। तो ये सिग्मा बॉन्ड किसके बीच में है, कार्बन कार्बन के बीच में। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, सिग्मा कार्बन कार्बन लिखूंगा। यहां पास क्या बन जाएगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन जाएगा। यहां पर जो आपके पास दो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के अंदर, ये कहां पर रहेंगे, आपके पास रहने वाले हैं सिग्मा CC, यानी कि आपके पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर रहेंगे। और इस सिग्मा CC कोरस्पॉन्डिंग पास क्या होने वाला है, सिग्मा स्टार CC होने वाला है, जो कि आपके पास क्या होता है, हमेशा खाली होता है। इसको आप लोग याद रखो। यहां पर पास क्या है, पाई बॉन्ड है, यहां पर पास क्या होने वाले, दो इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। और यहां पर पास कहां पर रहने वाले, ये रहेंगे आपके पास पाई CC डबल बॉन्ड के बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर। और इसके हमारे पास क्या होने वाला है, एक पाई स्टार CC डबल बॉन्ड भी होने वाला है। इस चीज को आप लोग हमेशा याद रखना। बॉन्डिंग वाले भरे हुए होते हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले पास क्या होने वाले हैं, खाली होने वाले हैं। मैंने यहां पर ड्रॉ किए हुए हैं सारे के सारे, नीचे क्या किए हुए हैं, मैंने ड्रॉ किए हुए हैं बॉन्डिंग वाले। यानी आपके पास ये क्या है, सिग्मा वाला है, या पास क्या है, पाई वाला है। और ये आपके पास क्या है, N, यानी कि नॉन बॉन्डिंग, जहां पर क्या रहते हैं आपके पास, लोन पेयर्स रहते हैं। यानी कि यहां पर आपके पास क्या होने वाले, इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाले हैं। और जब भी आप लोग कोई कर्व एरो ड्रॉ करते हो, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को आपने यहां से उठाया है और आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को आपने यहां पर छोड़ दिया। अगर ये एरो इलेक्ट्रॉन को यहां पर उठा रहा है, यानी कि आपके पास क्या होने वाले हैं, यहां पर आपके पास फील्ड ऑर्बिटल ही होने वाले हैं। अगर आपका एरो शुरू हो रहा है तो वहां पर आपके पास क्या होने वाला है, फील्ड ऑर्बिटल ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को वहां से कहां लेकर जा रहा है, वो नई पोजीशन के ऊपर लेकर जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स को वो तभी लेकर जाएगा जब वहां पर इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही हो, जो कहां पर होते हैं आपके पास, फील्ड ऑर्बिटल के अंदर ही होते हैं। और जहां पर ये इसको छोड़ेगा, यहां पर पास क्या होने वाले हैं, अनफील्ड ऑर्बिटल होने वाले हैं। और अनफील्ड पास क्या क्या हो सकता है, सिग्मा स्टार हो सकता है, पाई स्टार हो सकता है, पास क्या हो सकता है, पी ऑर्बिटल, यानी कि जो आपके पास खाली वैकेंट पी ऑर्बिटल होते हैं उसको मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पर मैं ड्रॉ कर सकता हूं। अब इन कैनोनिकल ऑर्बिटल्स को मैंने इस ऑर्डर के अंदर ही क्यों बनाया हुआ है, आप लोग कहां सीखने वाले हो, एरो पुशिंग मैकेनिज्म के जो मैंने कोर्स लेकर आऊंगा वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसको इस तरीके से ही क्यों ड्रॉ किया हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास यहां पर क्या होता है, फील्ड होता है, आपके पास क्या होता है, यहां पर अनफील्ड होता है। अब आपने एक लाइन तो सुनी होगी कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे ट्रांसफर होता है, आपके पास होमो से लूमो के अंदर जाते हैं। चीज आपने सुनी जरूर होगी, लेकिन ऐसा क्यों होता है उसके बारे में बात करेंगे इस कोर्स के अंदर। होमो में क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। यहां पर क्या मतलब क्या होता है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। यहां पर सारे के सारे क्या है, आपके पास मोलिकुलर ऑर्बिटल्स ही हैं। यानी कि जब भी आपके पास ट्रांजिशन होगा तो कहां से होगा, वो होमो से शुरू होगा। इसका मतलब अगर आपके पास यहां पर एक कैनोनिकल ऑर्बिटल्स हैं और आपका इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है, आपके इलेक्ट्रॉन्स यहां पर भी, आपके इलेक्ट्रॉन्स यहां पर भी हैं, तो उस केस में ट्रांजिशन किस इलेक्ट्रॉन का होगा, तो आपके पास कहां पर होने वाला है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल से ही होगा। और यहां पर आपके पास हाईएस्ट में क्या है, N है, यानी कि आपके पास सबसे पहले कहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू होगा, आपके इस नॉन बॉन्डिंग से आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू होने वाला है। अब ये फ्लो शुरू होगा तो ये कहां पर देगा, सिग्मा स्टार के अंदर देगा, पाई स्टार में देगा, या फिर आपके पास पी ऑर्बिटल में देगा। अगर पी ऑर्बिटल हुआ तो वो पी में देगा, आपके पास ये क्या बन जाएगा, उसके इसके अंदर लूमो बन जाएगा, यानी कि लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। लेकिन अगर आपके मोलिक्यूल के अंदर पी ऑर्बिटल है ही नहीं वैकेंट, तो फिर वो कहां पर देगा, आपके पास पाई स्टार के अंदर देगा। अगर पाई स्टार भी नहीं तो फिर वो कहां पर देगा, सिग्मा स्टार के अंदर देगा। लेकिन अगर उसके पास यहां पर ये तीनों पॉसिबिलिटी है तो उस केस के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन कहां पर जाने वाला है, वो पी ऑर्बिटल के अंदर ही जाएगा। ये बिल्कुल 100% वाली बात है। अगर आपके पास पी ऑर्बिटल भी है और पाई स्टार भी है तो वो कहां पर जाएगा, पी ऑर्बिटल के अंदर ही जाएगा। अगर पी ऑर्बिटल नहीं है तो उस केस में वो कहां पर जाने वाला है, आपके पास पाई स्टार के अंदर जाने वाला है। इस चीज को आप लोग यहां पर ध्यान रखो। और कैसे आप लोग इस कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हो उसके लिए मैंने यहां पर इस रिएक्शन को लिखा हुआ है। आपके पास यहां पर क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, यहां पर पास क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड है, आपके पास क्या है, पाई बॉन्ड है। यानी कि आपके पास क्या होने वाला है, एक सिग्मा बॉन्ड होने वाला है, यानी कि सिग्मा ऑर्बिटल आपके पास क्या होगा, CC बॉन्ड के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास होने वाला है। और इसके हमारे पास क्या होने वाला है, एक सिग्मा स्टार यानी कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी होने वाला है। आपके पास यहां पर क्या होने वाला है, पाई बॉन्ड भी होगा, यानी कि पाई ऑर्बिटल आपके पास होगा CC डबल बॉन्ड के कोरस्पॉन्डिंग, और इसके कोरस्पॉन्डिंग पास यहां पर क्या होने वाला है, पाई स्टार भी होने वाला है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एम्प्टी वाले हैं, या आपके पास क्या है, भरे हुए हैं। आपको पता है कि इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में पास क्या होता है कि ये पाई बॉन्ड कहां पर अटैक करता है, इस ब्रोमीन मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन कहां पर है, इस पाई बॉन्ड के अंदर ही इलेक्ट्रॉन है। और ये इलेक्ट्रॉन कहां पर रहेंगे, ये रहेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर। और बॉन्डिंग आपके पास यहां पर क्या क्या है, आपके पास सिग्मा वाले के अंदर भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, आपके पास यहां पर पाई वाले के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है। यहां पर आपके पास नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि आपके पास यहां पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो इसकी बात मैं यहां पर नहीं करूंगा। तो इलेक्ट्रॉन्स तो आपके पास सिग्मा वाले के अंदर भी है, इलेक्ट्रॉन आपके पास यहां पर पाई वाले के अंदर भी है। अब देखते हैं Br2 मॉलिक्यूल को। तो Br इंटू में Br मैं यहां पर लगाता हूं। आपको पता है कि आपके पास जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल होता है उसके पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लास्ट में क्या होती है, P5 होती है, यानी कि आपको जो p ऑर्बिटल है उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि पास यहां पर क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल है ही नहीं, यानी कि बेसिकली यहां पर आपके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता
होता ही नहीं है। आपके पास यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है, अगर पाई बॉन्ड नहीं है तो आपके पास यहाँ पर पाई स्टार भी नहीं होगा, यानी कि आपके पास यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा स्टार ही है। आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है, सिग्मा ऑर्बिटल होगा Br बॉन्ड की कोरस्पोंडिंग, और इसके बाद मेरे पास एक खाली भी होगा, उसके बाद होगा आपके पास सिग्मा स्टार को मैं क्या बोलूंगा, Br के कोरस्पोंडिंग पास क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। आपके पास जो ये बॉन्ड बना हुआ है इसके अंदर क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर कहां रहने वाले हैं ये आपके पास ऑर्बिटल के अंदर रहेंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसमें क्या बोलने वाला हूं, सिग्मा Br बोलूंगा, यानी कि Br बॉन्ड के बीच में जो आपके पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल है सिग्मा बॉन्ड के कोरस्पोंडिंग, और इस ऑर्बिटल के पास आपस क्या होने वाला है, एक एंटी बॉन्डिंग भी होगा, पास ये क्या होगा, खाली होगा, यानी कि इसके पास सिग्मा स्टार है। आपके पास इन दोनों के अंदर से होमो क्या होने वाला है, तो होमो पास क्या हो जाएगा, हाईएस्ट, यानी कि आपके पास पाई वाला क्या हो जाएगा, हाईएस्ट, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाने वाला है, पाई से सिग्मा स्टार के अंदर जाएगा। तो मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, पाई CC डबल बॉन्ड से आपके पास क्या होने वाला है, वो सिग्मा स्टार Br के अंदर होगा। यहाँ पास क्या होने वाला है, यहाँ पर होमो होने वाला है, पास क्या होने वाला है, लूमो होने वाला है। बस आप लोग यहां से इस डायग्राम को याद कर लो, किस तरीके से मैंने सब चीजें बनाई हुई है, और सब सीखते रहोगे अगर आप लोग यहाँ पर पूरी सीरीज को फॉलो करने वाले हो। बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, सब कुछ आपको समझ में आएगा, लेकिन बेसिक्स यही है रिएक्शन मैकेनिज्म का, कि आपको एक कैनोनिकल ऑर्बिटल्स याद होने चाहिए। ट्रांजिशन आपके पास कहां से कहां तक होने वाले हैं, होमो से लूमो के अंदर होने वाले हैं। अब इस कंसेप्ट को आप लोग इस रिएक्शन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि आपका जो यहाँ पर ऑर्बिटल इंटरेक्शन है, इससे आप लोग इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो, और ये दोनों एक दूसरे का अपोज नहीं करते, बल्कि एक दूसरे क्या करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं। इसीलिए आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इस फैक्टर को ज्यादा नहीं पढ़ने वाले, ज्यादा किसको पढ़ने वाले हो, ऑर्बिटल इंटरेक्शन को पढ़ने वाले हो, क्योंकि ये दोनों फैक्टर एक ही रिजल्ट की तरफ आपको लेकर जाने वाले हैं। अब इसके अंदर मैं कैसे लगाने वाला हूं ऑर्बिटल इंटरेक्शन, उसको मैं यहाँ पर देख लेता हूं। तो सेम मॉलिक्यूल को मैंने यहाँ पर एक्सपेंड करके लिखा हुआ, मॉलिक्यूल क्या था, आपके पास ये वाला मॉलिक्यूल था, मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, कार्बन को ड्रॉ कर दिया, उसके बाद यहाँ पर क्या है, 3 हाइड्रोजन, उसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अगर आप लोग इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, पास यहाँ पर क्या क्या है, आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, आपके पास सिग्मा बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 3, आपके पास यहाँ पर क्या है, सिग्मा बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। आपके पास यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड होने वाला है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी, और आपके पास क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी। यानी कि इस मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास क्या क्या है, आपके पास सिग्मा बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, आपके पास सिग्मा बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, आपके पास सिग्मा बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, आपके पास पाई बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। और ये सारा पास क्या है, एकदम फील्ड ऑर्बिटल है। यहाँ पास जो इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड के बीच में है, ये सारे इलेक्ट्रॉन कहां पर रहते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर रहते हैं, जो मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। और इन सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कोरस्पोंड आपके पास क्या होने वाले हैं, कुछ वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी होंगे, यानी कि आपके पास यहाँ पर सिग्मा स्टार CC भी होने वाला है, सिग्मा स्टार CH भी होने वाला है, सिग्मा स्टार CO भी होने वाला है, और पाई स्टार CO भी होने वाला है। यहाँ पे पास यहाँ पर क्या होते हैं, वैकेंट होते हैं। अब बात करते हैं अमोनिया की, तो आपके पास यहाँ पर क्या है, एक लोन पेयर है, आपके पास कहां पर रहने वाले हैं, ये रहने वाले हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर। आपको पता है कि जो लोन पेयर होते हैं कहां रहते हैं, वो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर रहते हैं। उसके बाद पास एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे आपके पास, NH वाले, यानी कि आपके पास क्या है, सिग्मा ऑर्बिटल भी होने वाले हैं, NH वाले 3। तो आपके पास यहाँ पर सिग्मा वाले NH भी है, आपके पास यहाँ पर क्या है, नॉन बॉन्डिंग भी है। अब आपको ये भी पता है कि इस रिएक्शन के अंदर पास यहाँ पर क्या होने वाला है, कि जो आपके पास ये लोन पेयर है, ये कहां पर अटैक करने वाले हैं, आपके पास इस डेल्टा प्लस के ऊपर अटैक करने वाला। आपने कैसे एक्सप्लेन किया, आपने इसको एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज इंटरेक्शन, आपने इसके बेसिस के ऊपर इसको एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन आप लोग इसको ऑर्बिटल इंटरेक्शन से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। आपको पता है कि आपका जो डायग्राम था वो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, फिर से आपको पता है कि नीचे आपके पास यहाँ पर क्या आने वाला है, सिग्मा आने वाला है, ऊपर आपके पास क्या आने वाला है, पाई आने वाला है, यहाँ पर आपके पास क्या आने वाला है, N होने वाला है। आपको पता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वो कहां से कहां पर हो रहा है, आपके जो अमोनिया है इससे आपके पास कहां पर जा रहा है, आपके पास इस मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यानी कि आपका जो लोन पेयर है यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहां पर जा रहे हैं, इस बॉन्ड के ऊपर जा रहे हैं। तो स्टार्ट कहां से होगा, वो अमोनिया के पास से स्टार्ट होगा। और यहाँ पर आपके पास फील्ड ऑर्बिटल क्या क्या है, आपके पास यहाँ पर सिग्मा वाला भी फील्ड है, और आपके पास यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग भी वाला फील्ड है। पाई आपके पास यहाँ पर है, तो इसको यहाँ पर ड्रॉ करने की कोई जरूरत है नहीं। यहाँ पर पास क्या है, सिग्मा वाला भी फील्ड है, आपके पास यहाँ पर जो नॉन बॉन्डिंग है ये भी फील्ड है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन आपके पास कहां पर जा रहे हैं, इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास खाली में क्या क्या अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपके पास सिग्मा स्टार भी अवेलेबल है, आपके पास यहाँ पर पाई स्टार भी अवेलेबल है। और आपको पता है कि कार्बन के ऊपर कोई भी आपके पास यहाँ पर वैकेंट पी ऑर्बिटल तो होता है नहीं। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास पी ऑर्बिटल नहीं है, पी ऑर्बिटल पास यहाँ पर है नहीं, आपके पास यहाँ पर पाई स्टार भी अवेलेबल, आपके पास यहाँ पर सिग्मा स्टार भी अवेलेबल है। तो आप सेलेक्ट करो कि आपके पास यहाँ पर होमो क्या है, यानी कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड कौन सा है। तो क्या आपके पास सिग्मा हाईएस्ट है, तो ये आपके पास हाईएस्ट नहीं है, बल्कि आपके पास यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग आपके पास यहाँ पर हाईएस्ट है। फिर यहाँ पर देखो इसके अंदर से लूमो कौन सा है, नीचे कौन सा है, तो नीचे आपके पास यहाँ पर क्या आने वाला है, पाई स्टार आने वाला है। यानी कि ट्रांजिशन कैसे होगा आपके पास यहाँ पर इस होमो से कहां पर जाने वाला है, वो लूमो में जाने वाला है। यानी कि आप लोग यहाँ पर इसको ऑर्बिटल से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपके पास जो यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है नाइट्रोजन के ऊपर, यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन कहां पर जाने वाले हैं, वो आपके पास जाएंगे पाई स्टार ऑफ कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के अंदर जाने वाले हैं। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके से आप लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसे आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। और ये जो केस हमने अभी पढ़ा है, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन क्या हो रही है, इसके ऊपर से आपके पास क्वेश्चन आ भी चुका है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, आपके पास यहाँ पर जो होमो है वो होमो क्या है, और आपके पास यहाँ पर लूमो क्या है। तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा जो आपके पास इस टॉपिक से ऊपर से आए हुए हैं।
तो काफी इजी क्वेश्चन आते हैं इस पार्ट से, बस आपको यहाँ पर सब कुछ कनेक्टिंग वे के अंदर पढ़ना है, आपको एक भी लेक्चर मिस नहीं करना रिएक्शन मैकेनिज्म का, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यहाँ पर अच्छे समझना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आई क्लोपमैन की इक्वेशन। क्लोपमैन ने कहा कि एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन डिपेंड्स ऑन, आपके पास जो दो मॉलिक्यूल है इनके बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन हो रहा है वो 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो ऑर्बिटल के ऊपर भी डिपेंड करता है, और वो स्टेरिक फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है। स्टेरिक फैक्टर की वजह से ही आपके पास स्टीरियोकेमिस्ट्री का राइज हुआ, यानी कि आप लोग यहाँ पर क्या पढ़ते हो, स्टैटिक स्टीरियोकेमिस्ट्री भी पढ़ते हो, आप लोग यहाँ पर करते हो डायनामिक स्टीरियोकेमिस्ट्री को भी पढ़ते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप लोग क्या पढ़ते हो, चार्ज का इंटरेक्शन पढ़ते हो, उसको कैसे पढ़ते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से पढ़ते हो। उससे फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, आपका जो फोर्स है क्या होगा, आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक का चार्ज इनटू में दूसरे का चार्ज डिवाइडेड बाय उनके बीच का डिस्टेंस, यानी कि आपके पास यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, QA इनटू में QB डिवाइडेड बाय RAB। आपके पास जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैकेनिज्म होने वाले हैं उन सबको मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन किया गया है। और ये जो मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखी हुई है, ये इक्वेशन किसको एक्सप्लेन करती है, ये एक्सप्लेन करती है आपके पास क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है रिएक्शन मैकेनिज्म की, यानी कि किस तरीके से आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन हो रही है उसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है। इस फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, उसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है एरो पुशिंग मैकेनिज्म के आपके पास जो कोर्स है उसके अंदर। लेकिन यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली आपको ये बता रहा हूं कि आपके पास जो ये फोर्स है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा QA इनटू QB डिवाइडेड बाय RB, और यहां पर जो आपके पास फोर्स है यहाँ पर जो ऑर्बिटल इंटरेक्शन होता है ये आपके पास किससे प्रोपोर्शनल होता है, C1 इनटू में C2 S का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय E1 माइनस का E2। ये अब इसके अंदर आपके पास C1 क्या है, C2 क्या है, S क्या है, E1 क्या है, E2 क्या है, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की हुई है एरो पुशिंग मैकेनिज्म के कोर्स के अंदर, वहां पर जाकर आप इसको देख सकते हो। लेकिन बेसिकली बात यह है कि अगर आपको यहाँ पर इस फोर्स को एक्सप्लेन करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तभी आप लोग डेल्टा प्लस और डेल्टा नेगेटिव को बना सकते हो। आपको पढ़ना पड़ेगा कि ऑक्टेट रूल क्या होता है, लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कौन कौन से होते हैं। आप लोग क्या पढ़ते हो, इंडक्टिव पढ़ते हो, रेजोनेंस पढ़ते हो, मेसोमेरिक पढ़ते हो, हाइपर कंजुगेशन पढ़ते हो। बेसिकली मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि आपको यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है और किस पार्ट को आप लोग किस रीजन से एक्सप्लेन करते हो और क्यों आप लोग उस पार्ट को पढ़ रहे हो। अगर आपको ऑर्बिटल के इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करना, क्या पढ़ना पड़ता है, आपको पढ़ना पड़ता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या होता है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है। मैंने इसकी बात भी की है कि आपके पास जो कैनोनिकल ऑर्बिटल मैंने बनाया किसके बेस पे बनाया, मैंने वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बेस पे बनाया है। लेकिन अगर आपको इसको समझना है तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या होता है। तो इन सब चीजों की बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे इस कोर्स के अंदर, आपको सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूं कुछ क्वेश्चन जो आपके आज के इस लेक्चर के ऊपर भी आपके नेट के अंदर आ चुके हैं। CSIR नेट 2016 का पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन इन्वॉल्व इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास जो रिएक्शन हो रही है इसके अंदर आपके पास होमो क्या है और लूमो क्या है, यानी कि आपके पास होमो कौन सा ऑर्बिटल होने वाला है और लूमो कौन सा होने वाला है, आपको सिर्फ और सिर्फ यही बताना है। तो आपको यहां पर पता है कि फ्लो कैसे होने वाला है, यहां पर इस पाई बॉन्ड से कहां पर जाएगा, पास यहां पर Br में जाएगा। यहां पर अवेलेबल आपके पास क्या होता है, सिग्मा स्टार ऑफ Br सिंगल बॉन्ड होता है। यहां पर क्या होता है, पास यहां पर पाई जो आपके पास बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के बीच में, यहां से आपका ट्रांजिशन शुरू होने वाला है, यानी कि पाई CC डबल बॉन्ड और आपके पास सिग्मा स्टार Br पास क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। इसको मैंने इसी लेक्चर के अंदर आपके पास एक्सप्लेन भी किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा हुआ है CSIR नेट 2016 का, वो आया था आपके जून के अंदर, या आपके पास किसके अंदर आया हुआ है, दिसंबर के अंदर आया हुआ है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको सारे कंसेप्ट को यहां पर ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है, द फ्रंटियर ऑर्बिटल इंटरेक्शंस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इन द रिएक्शन ऑफ आइसोब्यूटाइलीन विद HCl। अब यहां पर मॉलिक्यूल पास क्या है, आइसोब्यूटाइलीन है, यानी कि बेसिकली आपका क्या होने वाला है, डबल बॉन्ड होने वाला है और यहां पास क्या होने वाला है, HCl होने वाला है। तो आपको पता है कि आपका जो डबल बॉन्ड है अटैक करता है इस हाइड्रोजन के ऊपर, और यहां पास क्या होने वाला है, आपके पास सिग्मा होगा HCl का, और आपके पास क्या होने वाला है, इसके कोरस्पोंडिंग आपके पास क्या होने वाला है, एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होने वाला है HCl बॉन्ड के कोरस्पोंडिंग। ये आपके पास यहां पर क्या होने वाला है, एम्प्टी होने वाला है, और यहां पर आपके पास कोई भी p ऑर्बिटल नहीं है और यहां पर आपके पास कोई भी पाई स्टार भी नहीं है, यानी कि पास आपके पास जो अवेलेबल हो क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा स्टार HCl है, जहां पर आप लोग इलेक्ट्रॉन को दे सकते हो। इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहे हैं, इस बॉन्ड से निकल रहे हैं। आपके पास क्या होने वाला है, सिग्मा बॉन्ड भी होने वाला है, आपके पास क्या होने वाला है, पाई बॉन्ड भी होने वाला है। आपको पता है आपके स्ट्रक्चर से कि पाई बॉन्ड जो है वो ऊपर आता है, फील्ड के अंदर पाई आपके पास क्या आता है, ऊपर आता है, यानी कि आपके पास क्या होने वाला है, पाई बॉन्ड ही होने वाला है। यानी कि आपके पास जो पाई बॉन्ड होगा ओलेफिन का, वहां से इलेक्ट्रॉन आपके पास कहां जाने वाले हैं, सिग्मा स्टार ऑफ HCl के अंदर जाने वाले हैं। यानी कि यहां पर भी आपका जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ओलेफिन मतलब क्या होता है, एल्कीन्स को आप लोग क्या बोलते हो, ओलेफिन बोलते हैं। क्लास में आप पढ़ चुके हो कि ओलेफिन का मतलब क्या होता है। तो यहां पर आपको इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाकर भी नहीं देखना, आपको सिर्फ मोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए कि रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर आप लोग क्या क्या पढ़ते हो। तो सिलेबस मैंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस फैक्टर के कोरस्पोंडिंग आप लोग किस किस टॉपिक को पढ़ते हो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कुछ बेसिक बातें और करेंगे कि आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। तो पहले आपको मैं कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि आखिर आपका सिलेबस क्या है और किस तरीके से हम लोग इस आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर रिएक्शन मैकेनिज्म को कवर करने वाले हैं, कितने मार्क्स की आती है, कौन कौन सी बुक्स आप लोग पढ़ सकते हो, वो सब आपको बताऊंगा। बस आप लोग इस सीरीज के अंदर बने रहिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब नहीं कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए।
रहिए। थैंक यू वेरी मच।